आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अ ब्यूटीफुल माइंड। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के 2 साल बाद। ये एक सच्ची बायोग्राफिकल कहानी है जो कि 2 सितंबर 1947 को वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था और अब वक्त है 1947 का, जिसमें जॉन नैश को दिखाया जाता है जो कि एक स्कॉलर है और उसका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में होता है। पहले ही दिन उसकी मुलाकात एक ग्रुप से होती है जो कि मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर उसकी मुलाकात मार्टिन से ही होती है जो कि नैश की तरह ही एक स्कॉलर है। नाजी कहता है कि मैंने तुम्हारे दोनों ही ब्लूप्रिंट्स पढ़े जो कि नाजी साइफर्स के ऊपर लिखे गए थे और दूसरा नॉन लीनियर इक्वेशन के ऊपर लिखा था और मुझे पता है कि इन दोनों में से कोई भी इनोवेटिव आइडिया नहीं है। दरअसल जॉन नैश के मन में जो भी होता है वो बोल देता है। वो कभी भी दिल से नहीं सोचता बल्कि दिमाग से सोचता है। वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है और साथ साथ शाई भी होता है। उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है जिसमें वो रहता है। अब वो अपने कमरे में जाता है तो उसके कमरे में एक और स्टूडेंट आता है। दरअसल ये स्टूडेंट एक लिटरेचर का स्टूडेंट है। इसका नाम चार्ल्स हरमन होता है। इसका नेचर नैश से बिल्कुल अलग होता है। वो शुरू में उससे अच्छे से बात नहीं करता, बाद में ये आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि सभी अपना थीसिस जमा करा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं जमा कराया क्योंकि मैं एक ओरिजिनल आइडिया पर काम करना चाहता हूँ। वो कभी भी क्लासरूम में नहीं जाता। वो कहता है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो पहले से ही लिखा जा चुका होता है। वो ऐसा कुछ करना चाहता है जो पहले दुनिया में कभी भी ना हुआ हो। उसके सभी साथी उसे साइको समझते हैं क्योंकि उसका दिमाग बाकियों से बहुत अलग होता है। वो अपने काम में इतना ज्यादा खोया होता है कि उसे आसपास पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। एक बार जब जॉन अपने आइडिया के बारे में सोच रहा होता है तो उस वक्त मार्टिन उसे अपने पास बुलाता है। वो उसके साथ गेम खेलता है और साथ ही साथ ये बात करता है कि अगर तुम कोई अपने आइडिया नया निकाल ना पाए तो तुम क्या करोगे। क्योंकि जॉन जो है वो बहुत ज्यादा ब्लंट होता है। उसे कभी भी कोई आइडिया नया नहीं लगता बल्कि पहले से ही लिखा हुआ और पुराना लगता है। ये बात सुनकर मार्टिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो 2 दिन तक लाइब्रेरी में बैठकर सोचता रहता है। उसका रूममेट आता है और उसे कहता है कि 2 दिन से तुम यहाँ से बाहर नहीं निकले। मार्टिन बताता है कि मैं जो है ये ही नहीं सोच पा रहा कि मुझे किस मौजू पर अपना प्रोफाइल को जमा कराना है और बनाना है, जबकि सब लोग अपनी फाइल जमा करा चुके हैं। मार्टिन मजाक में कहता है कि तुमने विंडो पर बहुत अच्छा आर्ट डिजाइन बनाया है। दरअसल उसके आइडियाज जो उसके दिमाग में आते हैं वो विंडो पर लिखता रहता है। कहता है कि मेरे दिमाग में ये 3 आइडियाज हैं जो कि मैं लिख सकता हूँ। एक आइडिया जिसमें लोग टच फुटबॉल खेल रहे हैं और दूसरा आइडिया जिसमें कबूतर आपस में खाने के लिए एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं और तीसरा आइडिया जिसमें एक औरत एक आदमी को चेज कर रही है क्योंकि उसने उसका पर्स चुराया है। दरअसल वो उनके बिहेवियर के ऊपर थीसिस लिखना चाहता है। दरअसल ये एक ओरिजिनल आइडिया होता है लेकिन वो अपने ही इन आइडियाज से कन्विंस नहीं होता। मार्टिन उससे पूछता है कि तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था। इसके बारे में वो कोई जवाब नहीं देता। मार्टिन उसे अपने साथ क्लब में ले जाता है जहाँ पर इनके और भी बहुत से क्लासमेट होते हैं। यहाँ पर एक और लड़की भी होती है जो कि जॉन को देख रही होती है। जॉन के दोस्त कहते हैं कि तुम जाओ उस लड़की के पास, वो तुम्हें देख रही है। जॉन उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक खरीदना चाहते हो। जॉन खरीदना चाहोगे? वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे क्लोज होना चाहता हूँ। दरअसल जॉन घुमा फिरा कर बात करता ही नहीं है या शायद उसे करनी आती ही नहीं है। वो सीधी बात करता है बिना सोचे समझे। यहाँ जॉन की इसे खूबी समझे या खामी ये आप पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। दरअसल इस मूवी में उसका किरदार ऐसा ही दिखाया गया है। इस बात से वो लड़की गुस्सा होकर उसे मुंह पे थप्पड़ दे मारती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन जॉन के लेक्चरर आके कहते हैं कि तुम्हें अपना थीसिस को जमा कराना चाहिए क्योंकि बाकी सब अपने थीसिस जमा करवा चुके हैं। जहां सब अपने थीसिस जमा करा चुके हैं लेकिन जॉन को अभी तक कोई ओरिजिनल आइडिया मिला ही नहीं है। अगले दिन जब जॉन अपने दोस्तों के साथ क्लब में होता है तो वहाँ एक लड़कियों का ग्रुप आता है। उनमें एक लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है जो जॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि सब के सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सब उसे अप्रोच करना चाहते होते हैं। एडम बोलता है कि तुम्हें जॉन हैंसन की वो बात याद होगी। दरअसल उनकी एक थ्योरी होती है जिसमें ये बताया जाता है एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, यानी कि हर आदमी अपने लिए काम करेगा। सभी उस लड़की को अप्रोच करेंगे और जो इस गेम से बाहर होगा वो बाद में उसकी फ्रेंड्स को अप्रोच कर सकता है। और जब ये हैंसन बात बोलता है तो जॉन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। ऐसा लगता है जैसे उसे अपना ओरिजिनल आइडिया मिल गया हो। वो कहता है कि एडम स्मिथ को रिवीजन करने की ज़रूरत है। वो कहता है कि जब हम सब इस लड़की की तरफ जाएंगे तो हम एक दूसरे का रास्ता रोकेंगे और ये भी हो सकता है कि वो हम सबको रिजेक्ट कर दे और बाद में जब हम उसकी सहेलियों की तरफ जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि वो भी हमें रिजेक्ट कर दें क्योंकि कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बनना चाहता। और जब हम उसकी दोस्तों को अप्रोच करेंगे तो वो भी हमें रिजेक्ट कर देंगी क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बनना चाहता। क्या हो कि हम उस खूबसूरत लड़की की तरफ ना जाएं और ना ही एक दूसरे का रास्ता रोकें और बाकी जो लड़कियां हैं उनकी भी इनडायरेक्टली इंसल्ट ना करें। ऐसा ना करके हमारे सबके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे।
नैश उन सबको बताता है कि एडम स्मिथ ने बताया था कि जब ग्रुप में उन्होंने कहा था कि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं जब ग्रुप में सब लोग अपने लिए काम करें, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा अच्छा हो कि अगर हम काम वो करें जो सबके लिए बेहतर हो और सबके लिए बेहतर हो। और इस तरह जॉन को गवर्नर डायनेमिक थ्योरी का आइडिया आता है। अगले दिन जॉन जब अपने इस आइडिया को अपने सर के पास ले जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये एक नया और अलग आइडिया होता है और साथ ही साथ ये एडम स्मिथ की 150 साल पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित करता है। उसके प्रोफेसर उसे कहते हैं कि इस ब्रेक थ्रू के लिए तुम्हें कहीं भी एडमिशन आराम से मिल सकता है और तुम जाओगे व्हीलर लैब, लेकिन तुम्हें वहाँ 2 और साथी लेके जाने होंगे जो कि तुम्हारे साथ एक टीम की तरह काम करेंगे। जॉन की जिंदगी का ये एक अहम दिन होता है और इसकी इस कामयाबी के लिए उसका रूममेट चार्ल्स बहुत ज्यादा खुश होता है। चार्ल्स कभी भी उसके दोस्तों के सामने नहीं आता बल्कि वो उसे हमेशा अकेले में ही मिलता है। फिर 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ उसे पेंटागन में बुलाया जाता है। ये वक्त होता है सन 1953 का। दरअसल यहाँ पर उसे एक इनक्रिप्टेड कोड को डी कोड करने के लिए बुलाया होता है। इस कोड को जॉन अपने दिमाग में ही डी कोड कर लेता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन कोड्स को डी कोड करना इतना आसान नहीं होता। इनक्रिप्टेड कोड उसे कहते हैं जो किसी और लैंग्वेज में किसी दूसरे इंसान को मैसेज किया जाए। ये पैगाम बहुत ज्यादा खुफिया होते हैं, इसीलिए इनको नंबर्स की जरूरत है। ऐसा जॉन ने 2 बार किया होता है। जॉन यहाँ एक आदमी को देखता है जो उस पर नजर रखे हुए होता है। जॉन इस बात को समझ नहीं पाता कि वो कौन शख्स है। जॉन यहाँ पर MIT के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता है, लेकिन वो इस काम से डिससेटिस्फाइड होता है क्योंकि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता होता है, कुछ अलग करना चाहता होता है। जॉन को क्लास लेना और दूसरों का क्लास अटेंड करना बिल्कुल टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि अपने ही कॉलेज के दिनों में वो क्लास अटेंड नहीं किया करता था। वो हमेशा एक अलग और इनोवेटिव आइडिया ढूंढने की कोशिश में लगा रहता था और यही बात वो दूसरे लोगों के लिए भी चाहता है। क्लास के बाद उसे फिर से वही आदमी दिखता है जो उस पर नजर रखे हुए था। वो आदमी उसके पास आ जाता है और उससे अपना तारुफ कराता है। वो बताता है कि मेरा नाम विलियम है। वो कहता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है। वो कहता है कि हमें हमेशा से तुम जैसे टैलेंटेड आदमी की ज़रूरत रही है। वो कहता है कि न्यूज़पेपर में जो मैसेजेस होते हैं नंबर्स के तौर पर, तुम उन्हें डी कोड करो हमारे लिए कि वो कब कहाँ अमेरिका पर हमला करने वाले हैं। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और जॉन इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। वो दिन रात इसी काम में लगा रहता है और मैगजीन से, न्यूज़पेपर से सोवियत के छुपे हुए कामों की और मैसेजेस को डी कोड करने की कोशिश करता है। जब भी उसे कोई मैसेज मिलता है उसे वो डी कोड करके लिखता है एक पेपर पर और एक एनवेलप में डालकर एक बंगले के बाहर बॉक्स में डालना होता है। और ये काम पूरी लगन से और पूरी तवज्जो के साथ कर रहा होता है, लेकिन उसके दिल में इस काम को करते हुए डर पैदा हो जाता है क्योंकि जब भी वो कोई मैसेज डी कोड करके उस बंगलों में एनवेलप को रखने जाता है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे लगता है कि ये सोवियत के एजेंट हैं, इसीलिए वो डर रहा होता है और उसके दिल में डर बैठ जाता है। जॉन सारा दिन घर पर रहता है और साथ ही साथ अपनी एक स्टूडेंट जिसका नाम एलिसिया होता है उसके करीब आ जाता है। एक दिन जॉन अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी में जाता है, यानी कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर काम कर रहा होता है तो उसके पास एक बच्ची आती है और वो उससे पूछती है कि मिस्टर जॉन आप क्या कर रहे हैं। जॉन उस बच्ची से पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। वो कहती है कि आप मेरे अंकल के रूममेट थे। और तभी वहाँ पर जॉन का रूममेट आ जाता है जिसका नाम चार्ल्स होता है। जॉन चार्ल्स को बताता है कि मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ। वो चार्ल्स से मशवरा लेता है कि क्या मुझे उससे शादी के बारे में पूछना चाहिए। चार्ल्स जॉन को कहता है कि हाँ तुम्हें बिल्कुल करना चाहिए। जॉन जाता है एलिसिया के पास, उसे प्रपोज करता है। एलिसिया भी उसे बहुत प्यार करती है इसलिए वो हाँ कर देती है। इसके बाद जॉन की और एलिसिया की शादी हो जाती है। फिर बहुत वक्त बाद दिखाते हैं और वक्त दिखाते हैं 1954 का। जॉन आज भी उसी कंपनी और उसी फर्म के लिए काम करता है। एक दिन जब जॉन उस बॉक्स में लेटर डालकर वापस आता है तभी उसके पास पार्चर गाड़ी से आ जाता है। कुछ लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं जो इन पर गोलियां भी चलाते हैं। ये दोनों किसी तरह से उनसे बचकर निकल आते हैं। अगले दिन जॉन नैश पार्चर से मिलता है। जॉन पार्चर से कहता है कि मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। पार्चर जॉन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम इस काम को शुरू होने के बाद छोड़ नहीं सकते। वो कहता है कि रशिया को पता है कि तुम हमारे लिए काम करते हो। वो ये भी कहता है कि अगर तुमने काम छोड़ा तो मैं तुम्हारे लिए काम करना छोड़ दूंगा, यानी कि मैं तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़ का काम नहीं लूंगा। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं रहेगी। जॉन के दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है और उसका ये डर उसके स्टूडेंट्स भी महसूस करते हैं कि ये परेशानी उसकी बीवी भी महसूस करती है। वो उससे पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर एक दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन को गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर उसे अपना पुराना दोस्त चार्ल्स भी मिलता है। उसके साथ उसकी भांजी भी होती है। जॉन उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ पर जॉन लेक्चर देता है। लेक्चर के दौरान उसे वहाँ पर कुछ आदमी नजर आते हैं काले सूटों में। वो लोग
जॉन समझता है कि ये लोग उसे मारने या पकड़ने आए हैं और ये सोवियत के लोग हैं। जॉन डर कर वहाँ से भाग जाता है और ये लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इस दौरान वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी होती हैं, लेकिन ये सोवियत के लोग नहीं होते बल्कि ये एक डॉक्टर होता है और ये आदमी उसी डॉक्टर के होते हैं। ये डॉक्टर एक साइकाइट्रिस्ट होता है। इन लोगों के मुताबिक जॉन को कोई दिमागी बीमारी होती है। यहाँ पर जॉन अपने दोस्त चार्ल्स को भी देखता है और उसे लगता है कि ये भी सोवियत के लोगों के साथ मिला हुआ है। जॉन अपने दोस्त चार्ल्स के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और वो कहता है कि तुम रशियंस के साथ मिले हुए हो। डॉक्टर जॉन को बताता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई भी नहीं है, लेकिन जॉन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद दिखाते हैं कि जॉन की बीवी उसके पास आती है और डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जॉन को कोई दिमागी बीमारी है। डॉक्टर जॉन की बीवी को बताते हैं कि ये बीमारी उसे उस वक्त से है जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था। डॉक्टर उसकी बीवी को ये भी बताते हैं कि जॉन के हिसाब से उस वक्त उसका कोई रूममेट भी था जिसका नाम चार्ल्स था, जबकि ग्रेजुएशन के दिनों में चार्ल्स का कोई रूममेट था ही नहीं। चार्ल्स को हम जॉन का इमेजिनरी फ्रेंड समझ सकते हैं। एलिसी कहती है कि ये क्या बेवकूफ़ी है। वो कहती है कि जॉन ने मुझे कई बार बताया है कि उसका एक रूममेट था जिसका नाम चार्ल्स था। डॉक्टर जॉन की वाइफ से पूछते हैं, क्या तुमने उसकी कभी तस्वीर देखी है या कभी उससे बात की है या वो कभी मिलने आया है? डॉक्टर जॉन की वाइफ को बताते हैं कि मैंने उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके पूछा है। वहाँ मुझे पता चला कि जॉन का कोई क्लासमेट था ही नहीं और ना ही कोई इस नाम से कोई स्टूडेंट वहाँ पढ़ता था। इसके साथ जॉन का एक और भी इमेजिनरी फ्रेंड है जिसका नाम है विलियम मार्जन, जिसके साथ मिलकर ये रशियंस की कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि मुझे भी वो एक रशिया का एजेंट ही समझता है। यहाँ पर जॉन की बीवी को कुछ गड़बड़ लगता है। वो जाती है जॉन के ऑफिस और वहाँ पर जाकर देखती है कि उसके हर तरफ अखबार की कटिंग्स लगी हुई हैं और कुछ लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ वो उस बंगलों में भी जाती है जहाँ पर जॉन बॉक्स में लेटर्स डालता होता था। वो वहाँ जाती है, वो लेटर्स सारे वहीं मौजूद होते हैं। वो सारे लेटर्स ले आती है। फिर वो जाकर जॉन से मिलती है और जॉन को वो सारे लेटर्स दिखाती है जो कि उसने पोस्ट किए हुए थे उस बॉक्स में। जॉन अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अरसा पहले ही सच बता देना चाहता था, तुम्हारी जान को ख़तरा है, मैं रशिया के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ लिसा बताती है कि ऐसा कोई शख्स है ही नहीं इस दुनिया में। तुम्हारी जितनी भी बातें हैं और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं ये सब तुम्हारी इमेजिनरी हैं और जो तुमने लेटर्स पोस्ट बॉक्स में डाले थे वो सारे मैं ले आई हूँ। जॉन उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। दरअसल जॉन नैश को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी में मुब्तला होता है। ये एक तरह की दिमागी बीमारी होती है। एक दिन जॉन अपनी कलाई काट लेता है क्योंकि उसके मुताबिक उसकी कलाई में एक चिप डाली गई थी जिससे आर्मी को उसकी लोकेशन का पता चलता रहे, लेकिन कलाई काटने के बाद उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। इसके बाद जॉन को शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और ये इलाज की आखिरी हद होती है। ये बहुत तकलीफदेह होता है और कई हफ्तों तक चलता है। उसके बाद जॉन को रिलीज़ कर दिया जाता है और साथ में दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो उन दवाइयों को खाकर नॉर्मल बिहेव करे, लेकिन उसकी दवाइयों का सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला था। ये इमेजिनरी फ्रेंड आज भी उसके साथ कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। सबसे पहले उसका इमेजिनरी फ्रेंड उसके कॉलेज के दिनों में बना था। ये चार्ल्स था जो कि उसका रूममेट भी था। दूसरा उसकी भांजी जिससे वो कई बार मिला था और तीसरा वो जो जिससे वो एजेंट मानता था, विलियम पार्चर। दरअसल इस नाम के कोई भी इंसान थे ही नहीं, ये सारे उसकी इमेजिनरी फ्रेंड्स थे। जॉन का क्योंकि अब इलाज हो चुका है तो इसलिए उसे अब कोई भी इमेजिनरी फ्रेंड नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी दवाएं जो अभी भी चल रही हैं उन दवाओं की वजह से उसका जिस्म सुस्त हो चुका है और इसी वजह से उसके अपनी वाइफ के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते, इनके दरमियान फासला आ जाता है। जॉन की बीवी उसके इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। धीरे धीरे जॉन इन दवाइयों को छोड़ देता है और फिर उसे एक दिन एक इंसान खिड़की पर नज़र आता है। वो उसके पीछे भागता है और भागते भागते घर से बाहर निकल जाता है और वहाँ जाकर उसे विलियम पार्चर नज़र आता है। जॉन विलियम से कहता है कि तुम रियल नहीं हो, लेकिन विलियम कहता है कि मैं रियल ही हूँ। वो उसे एक घर के बाहर ले जाता है और उसको अंदर जाने का कहता है और उससे कहता है कि इससे आगे का काम तुम्हारा है। यहाँ विलियम अपनी हकीकत का सबूत देता है और जॉन को अपने होने का सबूत देता है और उसको यकीन दिलाता है कि वो मौजूद है। एक बार फिर जॉन विलियम मिलकर काम करना शुरू कर देता है और उस बारे में उसकी बीवी को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता। फिर एक दिन जॉन की बीवी उस कॉटेज में चली जाती है जहाँ पर जॉन काम करता है। वहाँ देखती है वो कि अखबार की बहुत सारी कटिंग दीवार पर लगी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगी हैं जैसे उसके ऑफिस में लगी हुई थी। वो इस बात को समझ जाती है कि जॉन फिर से उसी इमेजिनरी फ्रेंड्स को देखने लगा है, उस पर यकीन करने लगा है। यहाँ अनीशिया भाग घर की तरफ दौड़ लगा देती है। वो सोचती है कि मेरा बच्चा घर पर ही है और जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि उसका बच्चा बाथटब में है और पानी का नल चल रहा है। खुशकिस्मती से पानी का टब अभी भरा नहीं था और वो बच्चे को उठा लेती है और बचा लेती है।
यहाँ वो जॉन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि तुमने इसका ख्याल नहीं रखा। वो कहता है कि यहाँ पर चार्ल्स हरमन था जो कि बच्चे का ख्याल रख रहा था, लेकिन अनीसिया कहती है कि चार्ल्स के नाम का कोई शख्स है ही नहीं। फिर एलिसिया डॉक्टर को कॉल करती है और जब वो कॉल कर रही होती है तो जॉन को उसका इमेजिनरी फ्रेंड नज़र आ रहा होता है जो कि जॉन पार्चर होता है। वो जॉन को कहता है कि तुम्हें इसे रोकना होगा, नहीं तो तुम्हें ये फिर से डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वो जॉन की बीवी की तरफ गन कर देता है जो कि सिर्फ जॉन को ही नज़र आ रहा होता है। वो उसे धक्का देता है लेकिन अपनी बीवी को नीचे गिरा देता है। वो गुस्से में आकर उसे छोड़कर चली जाती है। पार्चर जॉन को बार बार कहता है कि तुम्हें अपनी बीवी को मारना होगा। इतने में उसे चार्ल्स भी नज़र आता है और उसकी भांजी भी नज़र आती है। यहाँ चार्ल्स भी जॉन को कहता है कि तुम्हें वो करना होगा जो पार्चर कह रहा है। इतने वो दौड़ता हुआ जाता है और अपनी बीवी की गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। जॉन अपनी बीवी के पास जाता है और उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम और वो डॉक्टर सच कह रहे थे, वो वाकई ही असल में लोग नहीं हैं। दरअसल चार्ल्स की जो भांजी थी वो कभी बड़ी हो ही नहीं रही थी, वो उतनी ही थी जितनी पहले दिन थी। फिर दिखाते हैं जॉन डॉक्टर के पास बैठा होता है। वो डॉक्टर उससे पूछता है कि तुमने दवाएं लेना क्यों छोड़ा। वो कहता है कि मैं अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रहा था और ना ही काम कर पा रहा था। डॉक्टर जॉन से कहता है कि तुम्हें दवाइयाँ लेनी होंगी और अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तो ये बीमारी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। यहाँ पर जॉन अपनी बीवी से कहता है कि मैं इस बीमारी से खुद ही लड़ना चाहता हूँ और ख़ुद डील करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसके लिए कोई परेशानी ना हो। इस बात के लिए जॉन की बीवी मान जाती है और जॉन फिर जाता है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। जॉन वहाँ अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि उसका एक कॉम्पिटिटर भी था, जो कि अब वहाँ मैथमेटिशियन डिपार्टमेंट का हेड होता है। वो उसे लाइब्रेरी में काम करने की इजाज़त दे देता है। लेकिन जॉन को अपनी बीमारी से लड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि अभी भी उसे जॉन को वो दो फ्रेंड नज़र आ रहे होते हैं जो विलियम पार्चर और चार्ल्स होते हैं। ये सभी इमेजिनरी फ्रेंड जॉन को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहते हैं। वो उनसे लड़ता है और कहता है कि तुम रियल नहीं हो और अपनी रिसर्च को हर हाल में मुकम्मल करने की कोशिश करता रहता है। यूनिवर्सिटी बच्चे जॉन की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जॉन उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करता। फिर वक्त आता है 1978 का, हालांकि उसे अभी भी अपने इमेजिनरी फ्रेंड नज़र आ रहे होते हैं। ये सब उसके साथ अब भी मौजूद हैं, लेकिन उसने अब इस बीमारी के साथ जीना सीख लिया है और अब वो कॉलेज में दोबारा पढ़ाना शुरू कर देता है। इसको देखते हुए उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खुश होती है। हालांकि अब जॉन बूढ़ा हो चुका है और इसके पास इस वक्त एक आदमी आता है और कहता है कि आपको हुकूमत नोबेल प्राइज़ देना चाहती है। वो शख्स उसे कैफेटेरिया ले जाता है। वहाँ पर सारे ही प्रोफेसर मौजूद होते हैं और उसे वो अपना पेन देते हैं और ये किसी भी प्रोफेसर के लिए एक बहुत ही इज्जत की बात होती है। उसके बाद जॉन ने जो गेम थियरी पर रिसर्च की होती है उसके लिए उसे एक नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। जॉन कहता है कि ये नोबेल प्राइज़ जो है वो मैं अपनी बीवी के लिए डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे साथ ना होती तो मैं आज किसी हॉस्पिटल में पड़ा होता और ना ही कुछ कर पाता। और बात भी कुछ ऐसे ही थी। जॉन की थ्योरी ने बहुत सारी थ्योरीज़ को गलत साबित किया और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो गई।